करेंगे, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और शो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं शहाब उस्ताद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हज़रात ने हमें शो में ज्वाइन किया। आरिफ अलवी साहब, जजेस की तकर्री के मसले पर आने से पहले कि जो सवाल या निशान उठा दिया है काजी अनवर साहब ने कि जी पार्लियामेंट खुद लेजिटिमेट नहीं है। 18 फरवरी के इलेक्शन ज़्यादातर लोगों ने बाइकआउट किया, आपकी अपनी पार्टी ने बाइकआउट किया था, तो आप समझते हैं लेजिटिमेट नहीं है किसी भी किस्म की कानून साजी के लिए या कोई भी पार्लियामेंट कमीशन बनाने के लिए? इन चीज़ों का, इन लीगल प्रॉब्लम्स का हमें एहसास था और हमने इन बातों को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि ये लेजिटिमेट, एक्चुअली लेजिटिमेट नहीं। मगर एक होता है डी फैक्टो लेजिटिमेसी। डी फैक्टो लेजिटिमेसी होता है कि मिसाल के तौर पर सारे पूरी आवाम ने जो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ है वो आवाम से डिराइव होती है, ठीक है ना। अच्छा, बाज़ आइन ये कहते हैं कि सारी स्ट्रेंथ जो है ना ऑफ रूलिंग कम्स फ्रॉम अल्लाह, उसके बाद आप डिस्क्राइब कर लीजिए, उसके बाद भी वहाँ से आप प्रिंसिपल्स लेकर फिर ये कहते हैं कि आवाम जो है ना, लोग जो है वो चाहते हैं वैसा कानून बनेगा, कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द राइट। ये तो हमारे जजमेंट कॉल्स है ना। तो लिहाजा आवाम ने जब डी फैक्टो इतनी तादाद के अंदर वोट किया तो डी फैक्टो दैट लेजिटिमेसी वहाँ से मिली। तो लिहाजा हमारी पार्टी ने एक सही स्टांस पे किया कि लेजिटिमेट है ये पार्लियामेंट। अच्छा, अब ये दूसरी बात है कि हम कहेंगे काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, हम दोबारा इलेक्शंस मांगे, ये सब अलग बातें हैं। मगर पार्लियामेंट इज डेफिनेटली लेजिटिमेट। आई डोंट सी देयर इज एनी आर्गुमेंट, बट व्हेन पॉलिटिशियंस विल स्टार्ट चैलेंजिंग द जुडिशरी एंड द जुडिशरी विल स्टार्ट चैलेंजिंग द पॉलिटिशियंस, तो इस बात का इम्कान है कि वो कहें कि भाई कानून की बारीकी के अंदर आपको लेजिटिमेसी नहीं नजर आई। तो मतलब ये जो काजी अनवर साहब का साथ में मुतालबा था कि जी अदलिया की आज़ादी पर हमला होगा, तो ये पार्लियामेंट अगर कोई भी ऐसी कानून साजी करती है जिसमें पार्लियामेंट एम्पावर हो जाए, कोई भी ऐसा कमीशन बन जाए अदलिया की तकर्री के हवाले से, तो आप भी वेलकम करेंगे? आप भी देखिए, मैं समझता हूँ, मैं अपनी जहनी सोच में इन चीज़ों को डिवाइड करता हूँ। नंबर एक, कोई मेरे ह्यूमन राइट्स हैं मिसाल के तौर पर, है ना, वो आइन, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान का, और मेरा आइन मुझे वो देता है, वो चाहे अक्सरियत पार्लियामेंट की मेरे हुकूक लेना चाहे तो नहीं ले सकती, ठीक है ना। अच्छा, लिहाजा मैं किसके पास जाऊंगा? फिर मैं पार्लियामेंट के पास नहीं, फिर मैं जुडिशरी के पास जाऊंगा कि जी ये कानून जो है ये मेरी राइट्स के ऊपर, मेरे ह्यूमन राइट्स हैं, एनक्रोच करता है ना। तो लिहाजा मैं समझता हूँ उस माना करके कोर्ट शुड बी सुपीरियर। अच्छा, मगर एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर कोर्ट बहुत सुपीरियर इन डिसीजन मेकिंग। हम तो बात कर रहे हैं जजेस की तकर्री के हवाले से। उस तकर्री में पार्लियामेंट का रोल अगर आ जाता है और ऐसी कमेटी बन जाए जिसमें ट्रेजरी के भी उतने अरकान हो जितने अपोजिशन के हैं, तो यू माइंड? मैं आपके साथ मैं तो एक और प्रपोजल लाया ना, पार्लियामेंट्री कमेटी का प्रपोजल है इस सिलसिले में। मगर मैं आपसे कह रहा हूँ पिछले 60 साल में तो ये हुआ ना कि एग्जीक्यूटिव ने डिक्टेट किया सारा आज तक, है ना। इसको हटा दो, इसको प्रमोट कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको निकाल दो, है ना। और इसको अगर ये जा रहा है और ये हमें पसंद है तो इसकी एज, रिटायरमेंट एज बढ़ा दो, है ना। देयर आर सो मेनी, एड हॉक लगा दो, है ना, रिटायर हो एड हॉक लगा दो। तो आज तक एग्जीक्यूटिव ने इस डोमेन को गवर्न किया। अच्छा, अब ये जुडिशरी जब अपनी डोमेन को खुद हैंडल करना चाहती है, और उसमें मेरिट है, मेरिट इस वजह से कि आपने डोगर कोर्ट को देख लिया, है ना, कि लोगों को खुद भी नजर आ रहा था कि नॉन मेरिट वाला सिचुएशन चल रही है। तो जुडिशरी ने जब अपने आप को एनक्रोच नहीं किया, मैं कहता हूँ जुडिशरी ने अपने आप को रेस्टोर किया है, तो इस बात का इम्कान है कि दे विल टच द बाउंड्रीज जिनके आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ, जुडिशरी ने एक बात ये की कि जनाब कौन सी किसी चीज़ की प्राइसेस पर कहा, शायद चीनी की प्राइसेस, शुगर की प्राइस पर हुआ, तो मैंने उसी वक्त कहा, हालांकि मेरी पार्टी के कुछ लोगों का मौक़िफ़ डिफरेंट था, मैंने उसी वक्त कहा कि जुडिशरी के पास ना वो एक्सपर्टीज़ है ना वो जुडिशरी की डोमेन में आता है कि वो प्राइस कंट्रोल शुगर की करे। ये कह सकती है हुकूमत को कि देखो ये हमें पता चला है कि ये एग्जॉर्बिटेंट कुछ हो रहा है मामला, इसको देखो, और नजर आए कहीं धांधली हो रही तो उसको पकड़े, बट इट कैन नॉट डिक्टेट द प्राइसेस, उसका फंक्शन नहीं है। शहाब उस्ताद साहब, ये जो राय है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की, और हकीकत पसंदाना राय है कि हमेशा एग्जीक्यूटिव ने इंक्रोच किया है जुडिशरी के मामलात में, और जब एग्जीक्यूटिव कोई डिक्टेटर था तो बिल्कुल जुडिशरी दीवार से लगी हुई थी, ना तो तकर्रियों में हाथ था, ना फैसला साजी में, तमाम चीज़ों में। अब ये कह रहे हैं कि जी जुडिशरी ने एक वापस अपने इख्तियारात वापस लेने की कोशिश की है, तो हल क्या है? आप समझते हैं कि ये सही है कि सारे सवाबदीदी इख्तियारात की जस्टिस साहब के पास हों, जिस किस्म की अदलिया वो रखना चाहें, जिस किस्म के जजेस को रखना चाहें, या ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये हल है? देखिए, इसका हल ये है कि आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल को आप रीइंफोर्स करें। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल जो है वो एक ऐसा टर्म है जिसमें जितने भी आइन के अंदर जो भी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स हैं उन सब के अपने अपने स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज़ डिफाइंड है, उनके पावर्स डिफाइंड है, उनके इंट्रा ऑर्गन्स, जितने भी स्टेट के ऑर्गन्स हैं उनके बीच में क्या पावर्स होने चाहिए वो भी डिफाइंड है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये इसलिए पैदा हुआ है अब तक
हमारे साथ कि कभी भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को चलने नहीं दिया गया। जब आप एग्जेक्टिव की बात करते हैं कि जी एग्जेक्टिव ने हमेशा जुडिशरी पे इन्फ्लुएंस किया है, तो मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करूँगा कि वो एग्जेक्टिव बेसिकली जिसको हम कह रहे हैं वो कोई एग्जेक्टिव पावरफुल इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है। वो ज़्यादातर जो होते थे वो मिलिट्री जनरल्स थे, जिन्होंने न सिर्फ जुडिशरी को इन्फ्लुएंस किया बल्कि पूरे आईनी ढांचे को चेंज किया। और उस आईनी ढांचे को चेंज करने में उनका जो मकसद था वो सेल्फ एम्पावरमेंट थी, न कि जुडिशियल या कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट। बट मोहतरमा के दूसरे दौर में भी हमें नजर आता है कि इश्यूज थे अदलिया के साथ, एडॉक जजेस लगाए जा रहे थे। नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौर में ये बातें नजर आती हैं, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा ताल्लुक तो नहीं रहा। लेकिन उसका नतीजा आपने देख लिया। उसका नतीजा ये देखा आपने कि वो दोनों सिविलियन गवर्नमेंट जो थी उनको जाना पड़ा। देखें, अटेम्प्ट तो ज़ाहिर है एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो जो जुडिशरी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जुडिशरी भी आइडियल जुडिशरी तो नहीं थी। जिस तरीके से उस वक्त जुडिशरी प्ले अप कर रही थी दोनों सूरतों में, दोनों अदवार में, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी और बेनजीर साहबा के दौर में भी, तो वो जुडिशरी भी तो ज़ाहिर है वो जिस तरीके से सुबह शाम वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को भी जो है वो और लॉज को जो है वो स्ट्राइक डाउन कर रही थी, तो वो तो कन्फ्रंटेशन वाली जुडिशरी थी और दोनों तरफ से। लेकिन मसला इस वक्त जो है वो बुनियादी तौर पे ये है कि जब पहली दफ़ा, देखें मैं आपको एक गुजारिश करूं कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बना है जिसमें अक्रॉस द बोर्ड ये ख्वाहिश जाहिर की गई, मतलब ये जो कमेटी है इसमें तकरीबन सब पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन है। अब जब सब पार्टीज़ बैठ के आइन को उसके अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाना चाहती हैं और उसमें किसी किस्म की कोई ऑपरेशन या कोई फोर्स या कोई रिप्रेशन नज़र नहीं आ रहा, एक वॉलंटरीली सब बैठ के एक अच्छे एटमॉस्फेयर में आइन को दोबारा इफेक्टिवली रिवाइव करने के लिए, ओरिजिनल फॉर्म में रिवाइव करने के लिए कोशिश चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि इसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए, इसको इस तरीके से उसके बारे में खदशात का इजहार नहीं करना चाहिए। और मैं तो हैरान हूँ अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो मौजूदा सदर हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हम इस कमेटी को नहीं मानते, तो इसका मतलब ये है कि वो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के बुनियादी प्रिंसिपल को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जब एक बार का जो चीफ है, जो यानी पाकिस्तान की जो लीगल कम्युनिटी है उसका अगर वो हेड ये बात करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म रिवाइव हो। क्योंकि अगर आप फर्ज करें इस कमेटी को आप नहीं मानते तो फिर क्या तरीका है इसको रिवाइव करने का? आपके ख्याल में जो ये जो हल दे रही है कमेटी, ये जो हल दे रही है कमेटी, आमतौर पर तो ये था कि जी एग्जीक्यूटिव क्योंकि हुकूमत होती है वो अपने हिसाब से फैसले लेने के लिए अपनी मर्जी के जज लाती है। इस कमेटी में आधे मेंबर ट्रेजरी से होंगे, आधे अपोजिशन से, तो मसला हल नहीं हो जाता आपके? बिल्कुल हल हो जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखें, जब पहली दफा एक बाय पार्टीजन, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने तकरीबन सबकी जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया उनकी भी रिप्रेजेंटेशन है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको भी भेजे गए हैं ड्राफ्ट्स। अब मसला ये है कि एक अच्छा, मैं समझता हूँ एक ट्रेडिशन जो है अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। मैं समझता हूँ पहली दफ़ा ये हुआ है कि जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने के लिए आईनी तरीके से हल ढूंढा जा रहा है। अब उसमें जुडिशरी को और जुडिशरी के जो भी मौजूदा इस वक्त जो पार्टिजन्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर इस दौर में पार्लियामेंट की सपोर्ट से एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल सेटअप विद ऑल द रूल्स, एक प्रोसीजर के तहत जजेस की जो भी अपॉइंटमेंट है, उनकी एलिवेशन है, और जजेस के हवाले से जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल और फाइनेंशियल जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो सारी तय हो जाती हैं और एक ट्रेडिशन विद पार्लियामेंट्री मैंडेट उसकी एक लेजिटिमेसी के साथ उसको अगर मिल जाती है, तो मैं समझता हूँ फिर उसके बाद जुडिशरी जिस तरीके से एक्ट करेगी वो यकीनन लेजिटिमेट उसका एक एक्शन होगा और उसको पूरे मुल्क में पजीराई मिलेगी। साहब, आमतौर पर इफ्तिखार चौधरी साहब जो है उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह पर है, मैसेज में भी, अवाम में भी, और पॉलिटिकल पार्टीज, फाइन पॉलिटिकल पार्टीज की हद तक भी, बट आपकी पार्टी इदारों की बात करती है ना, पार्लियामेंट एक इदारा है, अदलिया भी एक इदारा है। तो इस वक्त जो जजेस की तकर्रुरी का मामला है वो एक शख्सियत के हाथ में है जो इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, जो 2013 के बाद कोई और चीफ जस्टिस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई और चीफ जस्टिस होगा उस वक्त। तो आर यू हैप्पी विद दैट, या आप समझते हैं कि फ्लॉज
मौजूद है हालिया सिस्टम में, एक शख्सियत के पास सारे पावर होने, जो जजेस की तकर्रुरी का मामला है वो एक शख्सियत के हाथ में है, जो इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, जो 2013 के बाद कोई और चीफ जस्टिस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई और चीफ जस्टिस होगा उस वक्त। तो आर यू हैप्पी विद दैट, या आप समझते हैं कि फ्लॉज मौजूद है हालिया सिस्टम में, एक शख्सियत के पास सारे पावर होने की? देखिए, मैं जो भाई ने गुफ्तगू की उसके एतबार से भी मैं ज़रा सा चलना चाहता हूँ। एक तो देखो, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ सुप्रीमेसी